हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन बिंग। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। दोस्तों, कल की हम वीडियोज में प्रीपोजिशन के बेसिक यानी कि एक मीनिंग के आधार पर और एक हम फ्रॉम के आधार पर दो तरह से इसका यूजेज पढ़े थे। इसका जो हम पढ़े थे, यूजेज नहीं पढ़े थे, इसका हम बेसिक पढ़े थे, किस तरह से बेसिक में इसका यूज होता है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल सॉरी प्रीपोजिशन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का हमारा टारगेट है 100 लाइक का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने तक अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम डेली आज भी फिर हम कहते हैं आप डेली मॉर्निंग में सुबह उठकर एक अपना टारगेट फिक्स करिए। वो टारगेट भले ही क्यों छोटा ना हो, भले ही छोटा हो, लेकिन आप उस टारगेट को पूरा दिन लगा दीजिए अचीव करने में, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की टॉपिक शुरू करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। इसलिए डिटेल से पढ़ाने क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम के लिए यानी कि एसएससी वनडे एग्जाम से लेके डीएमआरसी और एलएमआरसी के एग्जाम तक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो हो सकता है दोस्ती थोड़ी ये वीडियो हमारी लंबी हो, क्योंकि इसका जो हमने बनाया है बिल्कुल सिलेबस बहुत अच्छा बनाया है। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसके करीब 20 यूजेज बताएंगे हम। अगर आप 20 यूज पढ़ लेते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं आप कोई भी एग्जाम में इंग्लिश में तो क्रैक तो कर ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन का हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट प्रयोग। तो दोस्तों, देखते हैं हम पहला यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत आप सीरियसली से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप ये प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं आप जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्या है। प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन या संज्ञा पदबंध के पहले प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के पहले ही प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं, इसका एग्जांपल से हम क्लियर कर देंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जितने प्रीपोजिशन थे उसके बारे में, बेसिक के बारे में हम पूरा बता दिए हैं पिछले वीडियोज में। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। ही इज लुकिंग एट मोहन, यानी कि वह, हिंदी उसमें बताते हैं, वह मोहन को देख रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि वह किसको देख रहा है, तो मोहन को देख रहा है। यानी कि ये जो है मोहन क्या है, नाउन है। मोहन क्या है, हमारा रूज यूज ही कह रहा है कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो मोहन जो कि हमारा नाउन है और नाउन की जस्ट पहले प्रयोग किया, किसका, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा यूज। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, राजेश आस्क्ड फॉर ए पेन, यानी कि राजेश एक पेन के लिए पूछा था या पूछा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो ये जो यहाँ फार लगा हुआ है यही हमारा प्रीपोजिशन है। बाकी ये तो हमारा आर्टिकल है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं थर्ड एग्जांपल में, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक टेबल पर है। बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो यही ऑन जो है यही हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं सेकंड यूजेज। देखिए सेकंड यूज क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, किया जा सकता है। कहाँ किया जाता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जा सकता है। कब, जब यह मिश्रित ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया बनाने के लिए अपने से पहले आए अकर्मक क्रिया से जुड़ा होता है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब से जुड़ा होता है। तो आइए दोस्तों, हम जो है इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। और हम आपको पिछली वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा चुके हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का चौथे पार्ट में था। तो आप वहां पे जाके इसके बारे में जान सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो सकता है। आइए अब देखते हैं एग्जांपल। सच ए मदर शुड नॉट बी वंडर एट, यानी कि सच में इस प्रकार एक माता, यानी कि सच प्रकार माँ को इस पर आश्चर्यचकित या आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड नॉट, यानी शुड नॉट जो है किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए अपने से पहले आए हुए इंट्रांजिटिव वर्ब से जुड़ा होता है। तो हमारा इसमें एट ही क्या है,
प्रीपोजिशन है, इसमें भी हमारा क्या है, एट। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, नो बडी लाइक्स बीइंग स्टार्टेड एट, यानी कि कोई भी व्यक्ति या नो बडी स्टार्टिंग में, यानी कोई भी व्यक्ति स्टार्ट सेट से ही पसंद नहीं होता है, या स्टार्टिंग पर ही पसंद नहीं होता है, यानी कि एट ही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। आइए हम देखते हैं तीसरा यूजेज। लिखा है इसमें तीसरा यूजेज में, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट छुपा होता है, यानी कि छुपा हुआ, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट कोई छुपा हुआ प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट छुपा होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, तो उसके वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन लगाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल लगाया जाता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए, व्हाट डिड सी लुक एट, उसने क्या देखा, या वह क्या देखी, उसने क्या देखी, यानी कि क्या देखी थी, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमारे ये कह भी रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट छिपा हो तो और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा हो तो हमारा प्रीपोजिशन अंत में हम जोड़ देते हैं, लेकिन हमारा अर्थ ओनली यही होगा कि वह क्या देखी, यानी कि एट हमारा अंत में लग गया है। आइए देखते हैं दूसरा प्रीपोजिशन, दिस इज द मैन हुम आई टॉक्ड अबाउट, यानी कि हमारा तो इस तरह से ऊपर वाला था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में था, इसका देखते हैं, यही आदमी है, दिस इज द मैन, यही आदमी है, हुम मीन्स जो की, या मैं जो, या जिससे, आई टॉक्ड अबाउट, मैं बात किया था, मैंने बात किया था, यानी कि अबाउट जो है यही हमारा प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि जो है हुम जो हमारा है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसलिए हमारा ये जो है थर्ड यूज हो गया। आइए देखते हैं फोर्थ यूजेज। लिखा है, जब किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जब किसी वाक्य का कर्म या ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वाक्य के अंत में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हमारा चौथा कह रहा है, आइए हम इसको एग्जाम्पल के मामले से क्लियर करते हैं। दिस इज द पेन दैट मोहन आस्क्ड फॉर, यानी कि इसकी पहले हम हिंदी समझते हैं, यह पेन है, दैट मीन्स जो की, यानी कि दैट ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, दिस इज द पेन, यह पेन है जो कि मोहन आस्क्ड फॉर, मोहन के लिए पूछी थी, यानी जो अंत में फार लगा हुआ है यही हमारा प्रीपोजिशन है, यही हमारा कह भी रहा है, तब हम उस वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आया है। कर्म जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हमारा अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आइए हम देखते हैं रूल नंबर 5। आइए देखते हैं नंबर 5 का यूज। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, थोड़ा ध्यान समझिएगा, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, हम जब पढ़ाए थे तो उसमें शायद हम प्रोनाउन में किसमें पढ़ाए थे कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जो है हम अच्छी तरीके से बताए थे, तो आप शायद समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो हम प्रीपोजिशन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो हम ऑटोमेटिक रिमूव कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आई गेव हर ए मैगजीन, मैंने उसे एक मैगजीन दिया, अगर ये हर है, जबकि हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे मैगजीन दिया, तो जो है हर क्या आ गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। अगर ये हमारा अगर अंत में होता तो यहाँ पे कोई न कोई प्रीपोजिशन आता, यही हमारा एग्जाम्पल है। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
देवा सामी ए 5 शर्ट, देवा सामी 5 शर्ट्स, यानी कि देवा ने मुझे 5 शर्ट्स दिखाए, यानी कि 5 शर्ट्स दिखाए। इसमें हमारा 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, 5 शर्ट्स एंड मी। दोनों हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि मी हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया है, इसलिए हम इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, इसमें जो क्या लगा भी होगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे। आइए अब देखते हैं नंबर 6 यूजेज। हमें कुछ वर्ब के बाद जहां प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, यानी कि कुछ वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन का बहुत नेसेसरी होता है प्रयोग करना, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस आइए देखते हैं कैसे गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर गवर्नमेंट मस्ट केयर ऑफ द पुअर। आइए सबसे पहले इसके हिंदी जानते हैं। हमारी सरकार को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हम वहां से ऑफ हटा दें तो हमारा सेंटेंस का अनुवाद गलत हो जाएगा। यानी कि हमारी गवर्नमेंट का और पुअर से संबंध किया जा रहा है, यानी गरीबों से संबंध है। संबंध को स्थापित करने के लिए हम आपका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सुरेश इज लुकिंग एट गीता। सुरेश गीता को देख रहा है। सुरेश किसको देख रहा है, गीता को देख रहा है, यानी कि एट अगर एट ना लगाते तो सुरेश, यानी कि इसका गीता का सुरेश से संबंध नहीं हो पाता देखने वाला, कि सुरेश किसको देख रहा है, क्या देख रहा है। अगर करते ना, अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं 7वां यूजेज, नंबर 7। 7वां हमारा हो जाएगा यूजेज, कह रहा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी कभी कुछ शब्दों और वर्ब्स के बाद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे और क्यों नहीं किया जाता, कहाँ नहीं किया जाता है। तो आइए हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आइए हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान के साथ देखिएगा। प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चंस। जो कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसका अर्थ निकालते हैं। कृपया मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लेकिन यहाँ टू का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, क्यों, इसके बारे में निश्चित दिखाया गया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ सही होगा। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, यानी कि कृपया करके मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए या बताइए। प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्या है, एक तरह से हमारा ये इम्परेटिव, ये हमारे सेंटेंस जो होते हैं, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस सबके सेंटेंस है। इसलिए आप जो अभी उतना ना जानिए, आप सिर्फ इतना समझिए, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है। अगर ऐसा लिखा अगर आप लिख रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो जा रहा है, और इस तरह से लिखेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। इसी तरह से हमारा ये भी देखिए, द डॉग एंटर्ड इन द रूम, यानी कि कुत्ता रूम में प्रवेश कर रहा है। जब प्रवेश कर रहा है रूम में, जब रूम है तो स्वाभाविक ही अंदर ही प्रवेश करेगा। लेकिन हम यहाँ इनका प्रयोग करना गलत समझेंगे, क्योंकि कमरा एक ही है, एंटर मींस प्रवेश कर रहा मतलब वो अंदर जा रहा है कमरे में, इसलिए यहाँ इनका प्रयोग करना जरूरी है नहीं। इसलिए यहाँ पे एंटर द रूम ओनली रहेगा, यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 8। हमें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। आपकी शादी के बारे में हम आपसे बाद में मिलेंगे, हम बाद में मिलेंगे, यानी कि ये हमारा पार्टिसिपल वाक्य है। तो पार्टिसिपल हम तब अभी नहीं जानते होंगे, लग रहा आप। पार्टिसिपल जो है हमारा डबल पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। जब हम आपको डबल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो हम आप पार्टिसिपल में बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। उसमें पार्टिसिपल हमारा कई तरह तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो उसमें हमारा ये रहता है, उसमें 2 सेंटेंस रहते हैं। 2 सेंटेंस को सेपरेट और कंबाइन करना रहता है। यदि सेपरेट दिया है तो कंबाइन करके बनाना रहता है, अगर कंबाइन दिया है तो सेपरेट करके बताया जाता है। इसलिए हमारा थोड़ा टफ टाइप में है। लेकिन डबल पार्ट ऑफ स्पीच बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल बहुत ही कठिन है। कठिन भी क्या है, आसान भी है, लेकिन आप बिल्कुल अगर हिम्मत ना हारे तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9वां यूजेज,
जहां पर डायरेक्शन का बोध हो, जहां पर डायरेक्शन का बोध हो वहां पर हम अक्सर ऐड का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शन का प्रयोग हो वहां पर अक्सर ऐड का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज्ञानचंद्र फायर्ड एट द डकैत, यानी कि ज्ञानचंद्र ने डकैतों पर या डकैत पर गोली चलाई। किसके पर चलाई? डकैत पर। डायरेक्शन दे रहा है डकैत पर, यानी कि ऐट, यही डायरेक्शन को दर्शा रहा है, जो कि हमारा प्रीपोजिशन है। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हिमांशु एम्ड एट द टाइगर, यानी कि इसमें भी डायरेक्शन बताई जा रही है। तो हमारा क्या है, इसका हम बताते हैं हिंदी अनुवाद। हिमांशु ने टाइगर पर निशाना साधा, यानी कि निशाना साध रहा है, यानी कि जो निशाना साध रहा है उसकी एक दिशा निश्चित है। तो यानी कि एट भी हमारा इसमें क्या है, प्रीपोजिशन काम कर रहा है। तो हम डायरेक्शन के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, सिर्फ ओनली डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये सब पेपर में पूछे जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर, इनका प्रयोग व्यापक, यानी कि प्लेस और टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्लेस और टाइम के लिए। जैसे कि आई गो टू टेम्पल इन द इवनिंग, आई गो टू टेम्पल इन द इवनिंग, वो टेम्पल जा रहा है, यानी कि मंदिर जा रहा है। मंदिर एक स्थान है, और हमारा क्या नियम कह रहा है, प्लेस और टाइम के लिए प्रयोग करना है। तो मंदिर एक स्थान है और किस टाइम जा रहा है, शाम का टाइम जा रहा है। तो यानी कि समय भी बता रहा है, समय भी बता रहा है और स्थान भी बता रहा है। तो उसके बीच में हमारा प्रीपोजिशन होगा, ये हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं, राहुल लिव्स एट अशोक विहार इन दिल्ली, यानी कि राहुल जो है अशोक विहार में रहता है, अशोक दिल्ली में अशोक विहार में रहता है। तो यानी कि जो एट है, इसमें देखिए दो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, लिव्स एट, यानी कि ये हमारा लिव्स एट जो है ये भी एक स्थान है, ये मेन लोकेशन है, ये लोकेशन के अंदर की लोकेशन है। यानी कि दिल्ली बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक अशोक विहार नाम की कॉलोनी है, वहां रहता है। यानी कि एट भी प्रीपोजिशन है और इन भी प्रीपोजिशन है, लेकिन इसमें क्या क्या रहा है, हाँ इनका प्रयोग करते हैं। तो हम इनका प्रयोग हम इसके लिए करते हैं, लेकिन ऐड का प्रयोग देखिए क्या है, स्थान के दिशा के बारे में करता है। लेकिन यहाँ हमारे ऐड भी प्रीपोजिशन है, लेकिन इन भी प्रीपोजिशन है, और इनका प्रयोग हम स्थान और टाइम के लिए कर रहे हैं। यानी कि इन हमारा क्या है, स्थान है, दिल्ली स्थान है। आइए देखते हैं नंबर 11।